morning student. Welcome to SUI online class. क्लास 8 हिंदी लैंग्वेज में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि भाषा है, जो भाषा शब्द है वो कहाँ से आया और इसका अर्थ क्या होता है। बच्चों, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भास धातु से लिया गया है। भास शब्द का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है भास शब्द का अर्थ? बोलना। अर्थात व्यक्ति बोल करके जो व्यक्ति करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा में प्राचीन काल में व्यक्ति अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता था उसे वह भाषा कहते थे। जैसे जैसे प्राचीन काल में उनका विकास होता चला गया, उसी प्रकार चिन्हों में भी अर्थात भाषा में भी विकास होता चला गया। वही चिन्ह वर्तमान में वर्ण में तब्दील हुए, वही वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाया, जिसमें व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति कर सकता है। अब भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, ये समझिए। भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। उसी प्रकार दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक व्यक्त करता है या दूसरों के मन के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। वही अभिव्यक्ति का साधन जो है भाषा कहलाता है। अब इसके बाद है भाषा के प्रकार या रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा का प्रयोग व्यक्ति बोल करके व्यक्त करता है। अर्थात मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति एक दूसरे से बोल करके व्यक्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक के द्वारा बच्चों को बोल करके किसी भी एक टॉपिक को समझाना या किसी भी बात को लेकर के बच्चों को समझाते हुए अपनी बात को व्यक्त करना, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें व्यक्ति लिख करके अपने भावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। अर्थात लिखित भाषा में क्या है कि व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को लिख करके जब व्यक्त करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। और भाषाओं में सर्वाधिक लिखित भाषा का प्रयोग होता है। सरकारी कामकाजों में हर जगह लिखित भाषा का ही प्रयोग सर्वाधिक होता है। सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों को संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में वहां पर एम्पायर द्वारा संकेत करना, वह भी सांकेतिक अभिव्यक्ति ही कहलाती है। अर्थात सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया उन्होंने अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए। दूसरा कि रेल जब चलती है रेलगाड़ी में, रेल गार्ड के द्वारा हरी झंडी या लाल झंडी दिखा करके जो संकेत व्यक्त किया जाता है उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में एक और उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस के जो नियम होते हैं वो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सड़क पर व्यक्ति को संकेत के माध्यम से रुकने और जाने का संकेत दिया जाना सांकेतिक भाषा के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद है भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या विशेषताएं हैं?
भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों का एक समूह है। ये संकेत मौखिक भाषा के अंग है। ये संकेत क्या है? मौखिक भाषा के अंग है। ये समस्त ध्वनि संकेत एक व्यवस्था के अंतर्गत आपस में बंधे होते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों के द्वारा शब्दों और फिर उनसे वाक्यों का निर्माण होता है। भाषा का एकमात्र उद्देश्य विचारों या भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा की विशेषताएं कहलाता है। अब बच्चों, मैं आपको ये सारी चीजें पुनः स्मरण कराती हूँ। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों विचारों को दूसरों को व्यक्त करता है तथा दूसरे के मन के भावों या विचारों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के, जैसा कि अभी मैंने बताया था, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में व्यक्ति बोल करके अपने भावों को व्यक्त करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने भावों को लिख करके व्यक्त करता है, जैसे पत्र के माध्यम से। कक्षा कार्य दिए जाने पर विद्यार्थी का कक्षा कार्य की कॉपी पे किया गया कार्य, वो भी लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा, जैसा कि अभी समझाया था कि सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जो संकेत के माध्यम से व्यक्त की जाती है। अर्थात संकेत के माध्यम से जो व्यक्त कर रहे हैं वह सांकेतिक भाषा। जैसे क्रिकेट के मैदान में एम्पायर द्वारा किया गया संकेत, जो उसने वो संकेत किया किस भाषा में? सांकेतिक भाषा में। रेलगार्ड के द्वारा हरी या लाल झंडी दिखाकर कर किया गया संकेत, यह भी सांकेतिक भाषा में आता है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति को दिया गया संकेत, अर्थात रुकने व चलने का दिया गया संकेत, यह भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं, ये अब आप समझिए फिर से। भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने वाली ध्वनि संकेतों का एक समूह है। ये संकेत मौखिक भाषा के अंग हैं। यह क्या है? ये सभी मौखिक भाषा के एक अंग हैं। ये समस्त ध्वनि संकेत एक व्यवस्था के अंतर्गत आपस में बंधे होते हैं। ये जो ध्वनि संकेत होता है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, क्या होता है? एक व्यवस्था के रूप में आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इन्हीं ध्वनि संकेतों के द्वारा शब्दों और फिर उनसे वाक्यों का निर्माण होता है। क्या है कि इन्हीं ध्वनि संकेत, जो ध्वनियों के संकेत होते हैं, उन्हीं के द्वारा शब्दों और फिर वाक्यों में, जैसे कोई शब्द बोला फिर उन्हीं शब्दों से वाक्य का निर्माण हुआ, तो वाक्यों का निर्माण इन्हीं शब्दों से होता है। भाषा का एकमात्र उद्देश्य विचारों या भावों का आदान प्रदान करना होता है। अर्थात भाषा भाषा के क्या उद्देश्य होता है? एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना, अर्थात दूसरे की बात को समझना और अपनी बात दूसरों को समझाना। ये सारी चीजें किसमें आते हैं? भाषा की विशेषताओं के अंतर्गत आता है।
भाषा की और प्रमुख विशेषता ये भी है कि जब भाषा का प्रयोग व्यक्ति करता है तो वह जो क्षेत्र में होता है वह उसी भाषा का प्रयोग करता है, जिससे व्यक्ति अपनी जो भाव व्यक्त कर रहा है तो सामने वाले को समझा सके। जैसे किसी को अगर हिंदी आती है और आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे तो आप तो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, परंतु जिससे आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वह व्यक्ति आपकी जो बात है उसको नहीं समझ पा रहा, तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम जहाँ पर जो भाषा का प्रयोग होता है वहां पर उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाषा को अभिव्यक्ति का एक साधन कहा गया है। अभिव्यक्ति मतलब बात को अपने कहना तथा दूसरों की बात को समझना, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिससे आपकी बात को कोई समझ ही ना सके या आप उस भाषा को समझ ना सके। तो भाषा में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अभिव्यक्ति करना चाहिए जिससे व्यक्ति आपकी बात को समझ सके। अर्थात भाषा व्यक्ति के द्वारा कहे गए वाक्य या वाणी को समझने की एक क्रिया है, क्योंकि जब हम बोलेंगे क्रिया कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तभी हमारी बात कोई समझ रहा है। अगर हम मौन रहते तो नहीं समझेगा, लेकिन मौन रहकर अगर संकेत के माध्यम से, क्योंकि सांकेतिक भी एक भाषा है, वैसे व्यक्त करेंगे तो भी व्यक्ति आपकी बात को समझेगा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप भाषा के रूप, भाषा की विशेषताओं को पढ़ते हुए समझेंगे, वाणी स्मरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। Hello class, good morning. Today we are going to start the second chapter of your syllabus, and the name of the chapter is The Beauty of Difference. Difference का, variety का क्या सौंदर्य, क्या सुंदरता होती है, that is given through the story of a little girl whose name is Shirin. Actually it's a human nature to find out, enjoy इन वैरायटी। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो भिन्नता में, वैरायटी में आनंद पाता है, अच्छा लगता है उसे। पर यहाँ वो छोटी बच्ची किस तरह से उस वैरायटी का और किस तरह से उस डिफरेंस का एंजॉय करती है, लेट अस सी इन द चैप्टर एंड द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल Shiri. Difficult word of the first page is given on the blackboard. This is the story of a little girl Shiri who is going to be sent by her parents because of some reason, because of some problem, and in order to save her life, it was compulsion for her parents to send her in staying in her relatives who were living in foreign, means England. Actually, Shirin was living Shirin was living in Tehran. Tehran was her native land, native town, and from there she was going to be shifted in his relative's house, which was made in London. Why? Because of safety. Okay, students, let us start the story and enjoy the story. Shirin was still a relatively young girl. Shirin एक रिलेशन में छोटी लड़की थी। When her parents, जब मतलब बहुत छोटी थी, जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेज दी गई थी, her parents sent her away from her home in Tehran. उसके पेरेंट्स ने उसके तेहरान वाले अपने नेटिव होम से, अपने पैतृक घर से जो है, जो उसका अपना घर था, वहाँ से उसे टू लिव इन अ बिग सिटी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक बड़े शहर में रहने के लिए भेज दिया था, जिस शहर का नाम था लंदन। Shirin did not like the idea of going to live with her cousin in England. पहले तो शिरीन को ये थॉट, ये प्लान बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि वो इंग्लैंड जा करके अपने कजिन्स के साथ स्टे करे रहे। बट हर मदर टोल्ड हर, लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया, शी ट्राइड टू अंडरस्टैंड हिम, क्या समझाने की कोशिश की, इट्स बेस्ट लिटिल गर्ल,
छोटी बच्ची, ये सबसे अच्छा प्लान है, आइडिया है कि तुम इस समय वर्तमान में, प्रेजेंट में अपने घर तेहरान से बेटर होगा कि तुम अपने रिलेटिव्स के यहाँ लंदन में जाके रहो। इट्स नो लॉन्गर सेफ हेयर, आप यहाँ और लंबे समय तक रहना खतरे से खाली नहीं है। एंड यू विल हैव एन एक्साइटिंग न्यू लाइफ इन इंग्लैंड। और थोड़ा उसको मोटिवेट भी किया, इंस्पायर किया, ताकि उसको दुख न लगे कि तुम्हें लंदन जाकर एक नए तरह का जीवन देखने को, जीने को मिलेगा। एंड यू विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स, और तुम वहाँ जाके नए नए फ्रेंड्स बनाओगी और नई लाइफ इंजॉय कर सकोगी। वहाँ तुम्हें डिफरेंट फ्रेंड मिलेंगे, डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, डिफरेंट लाइफ जीने को मिलेगी, तो इट विल बी बेटर फॉर यू। और तुम वहाँ पे सबसे बड़ी बात सेफ भी रहोगी। उसको अपनी माँ की बात समझ में आ गई। सो द डे अराइव्ड, अतः वो दिन आ गया। फाइनली दैट डे केम, वो दिन आया जब शिरीन को अपने घर से, अपने पेरेंट्स से दूर लंदन जाना था। एंड शिरीन्स मदर एंड फादर ड्रोव हर टू द एयरपोर्ट। शिरीन के पेरेंट्स यानी उसके माँ और उसके पिताजी उसको एयरपोर्ट तक, उसके मम्मी और उसके फादर उसको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए आए, वेयर शी वुड बी एस्कॉर्टेड ऑन टू द प्लेन बाय हर आंटी, जहाँ से उसे एस्कॉर्टेड अकॉम्पनी टू समवन, किसी के साथ रहना, जाना, किसी का साथ देना, किसी के साथ रहना। तो जहाँ से उसे अपनी आंटी के साथ प्लेन में जाना था, अपनी आंटी का साथ देना था, यानी आंटी के साथ में रहकर उसे बाई प्लेन लंदन जाना था। शिरीन्स मदर knelt down beside the little girl, शिरीन की माँ अपनी छोटी सी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। knelt down beside, उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। एंड hugged her, चूँकि वो अपनी बच्ची को सी ऑफ कर रही थी, तो लविंगली शी hugged her, उसको गले से लगाया, warm gave a warm welcome, and stroked her hair, और उसके बालों को सहलाया। मतलब as a mother she showed her affection for her daughter. She said to her daughter, उसने अपनी बेटी से कहा, I know that you will make us proud, little one. छोटी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तुम मुझको गर्व का एहसास कराओगी। मतलब वो उसको एक डिसेंसी और एक गुड बिहेवियर की, मॉरलिटी की एजुकेशन दे रही थी, टीचिंग दे रही थी कि जहाँ वो जा रही है ऐसे रहे कि उसकी मदर को उसके बारे में कोई भी कंप्लेन ना सुननी पड़े। एंड डोंट यू वरी, soon your father and I will come to England. तुम दुखी मत हो शिरीन, जल्दी ही मैं और तुम्हारे पिताजी इंग्लैंड आएंगे। एंड यू कैन शो अस ऑल ऑफ द थिंग्स टू सी इन लंदन, और तब तुम मुझे और अपने फादर को वो सारी चीज़ें दिखा सकोगी जो लंदन में तुमने देखी है। सो इन दिस वे द मदर ऑफ शिरीन was motivating him and consoling her that so that her girl may stay in her stranger relative's house. I suppose I could do that. मेरा मानना है कि मैं ऐसा कर लूँगी। मतलब जो उसने मॉरल एजुकेशन दी थी और जो उसको मोटिवेशन दे रही थी उसकी मदर, उसको उसने एक्सेप्ट किया और कहा कि जो वो चाह रही हैं, जैसा बिहेवियर वो चाह रही हैं, उसे उम्मीद है कि वो ऐसा बिहेवियर करेगी। The little, as her auntie took her hand and explained that it was time to go on the aeroplane. उसकी आंटी जिसके संग उसे जाना था, उन्होंने उसके हाथ को थामा, क्योंकि वो बता रही थी कि अब उनके जो प्लेन का डिपार्चर टाइम हो गया है। अब वो कहीं ऐसा ना हो, है ना, कि एरोप्लेन बिफोर इट फ्लू ऑफ विदाउट देम, कि एरोप्लेन उनके बिना ही उड़ जाए। ये दिस वाज अ ह्यूमरस थिंग, वो हंसा रही थी, कह रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक हम दोनों को लिए बिना ही चला जाए, तो बेटर होगा, ये डिपार्टिंग टाइम है और अब हम लोग चलें। When she arrived at the airport in London, जब वो लोग लंदन में एयरपोर्ट पर पहुँचे, शिरीन noticed with surprise, शिरीन ने बड़े ही आश्चर्य के साथ इस चीज़ को ध्यान दिया that she was the only one wearing a cater. उसने ध्यान दिया कि वो अकेली वो लड़की थी
जिसने एक कैडर को पहन रखा था ना। व्हाट इज अ कैडर? इट इज अ लूज रॉक, मतलब पोशाक, एक ढीला ढाला पोशाक है, मेड फ्रॉम अ सिंगल क्लॉथ, जो एक ही कपड़े से बना है, मतलब उसमें कोई वैरायटी ऐड नहीं की गई है। और बहुत अच्छे से समझने के लिए एक ये वर्ड है जो मुस्लिम कल्चर में लेडीज वेयर करती हैं, जिसको हम लोग बुर्का कहते हैं। तो कैडर मीन्स बुर्का, अ लूज रॉक मेड फ्रॉम अ सिंगल क्लॉथ। तो जब शिरीन एयरपोर्ट पे, लंदन एयरपोर्ट पे पहुंची, उतरी वह एरोप्लेन से, तो उसको ये एहसास हुआ कि वहाँ पर जितने भी लोग थे, दे वर ड्रेसिंग इन अनदर सेंट, अब दूसरे ढंग से, अनदर वे, दूसरे ढंग से जब उन्होंने अपने को ड्रेसअप किया था। एंड शी वॉज द ओनली गर्ल हु हैज वियर द बुर्का। उसने जो कैडर पहना था, दैट वाज अलोन शी अलोन हैड वियर द बुर्का। So this is the story of a little girl, who went with her auntie to live in London because of fear of some rebellion in Tehran, and her parents sent her young daughter, for the purpose of safety with her relatives. Okay, student. I will continue the story a little bit. Of course, Shirin wanted to take her cadder off because she did not like being stared at. वास्तव में शिरीन जो है वो अपना कैडर पुट ऑफ करना चाहती थी, उतारना चाहती थी, टेक ऑफ करना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं पसंद करती थी कि बिकॉज ऑफ हिज डिफरेंट ड्रेसिंग सेंस लोग उसको देखें, उसकी तरफ ध्यान दें। एंड शी विज दैट शी वॉज बैक इन तेहरान, और वो उसने ऐसी कुछ इच्छा जाहिर की कि काश वो वापस अपने कंट्री, नेटिव लैंड में, तेहरान में वापस पहुंच जाए, वेयर इट वॉज सनी एंड हर टोज वुड बी वार्म वंस मोर, जहाँ इट वॉज सनी एंड हर टोज वुड बी वार्म वंस मोर। एक बार फिर वो उस धूप का, उस पहले सुनहरे धूप का आनंद ले सके और उसके अपने पैरों को एक बार फिर वहाँ गर्माहट प्रदान कर सके। So first of, मतलब as the title is given, the beauty of difference. So what was the first difference that she noticed? That was difference of dress. पोशाक की भिन्नता का वो फर्स्ट स्टेप जो उसने एयरपोर्ट पे फेस किया, और अपने आप को बे अच्छा फील नहीं किया। उसको ये उसकी विश थी कि नाउ शी हैड टू रिटर्न टू देयर नेटिव लैंड। Okay student, that is enough for today, and we will continue the story in our next video. Till then, have a nice day. Myself राकेश कुमार, मैं शराब शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 10 पार्ट हैं, तो हम आपको 2 पार्ट्स इसके बता दें। तो फर्स्ट नंबर है इसका, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहला है आपका 3, 3, 6, 4 नंबर है पहले पार्ट में। 3364 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा नीचे लिखें, 3, 3, 6, 4। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इसमें रूट लगाना है भाग विधि में। अब नीचे से 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा हो गया 64 और इसके बाद वाला जोड़ा हो गया 33, यानी पहले जोड़े में 33 है। तो ध्यान रखना है पहले जोड़े के लिए ही कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 33 से अधिक ना हो। तो 5 25, 36 ज्यादा हो जाता है। 5 25, 5 यहाँ लिखेंगे, यानी भागफल में 5 कर लीजिए, बाहर लिखेंगे। 5 का 5 में गुणा करके 25 को 33 के ठीक सामने लिख देंगे। अब 33 में से 25 घटाएंगे
तो 3 में से 5 कम नहीं होगा, तो 13 में 5 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ रूट लगा देंगे। भागफल और करनी के बाहर वाली संख्याओं का योग करेंगे और यहाँ जोड़कर लिख देंगे 10। ठीक, नीचे वाले अंक को अब उतार लेंगे, यानी पूरे जोड़े को उतारेंगे, एक अंक नहीं आएगा इसमें, पूरे जोड़े को नीचे उतार कर लिखते हैं। तो हो गया 6 और 4, तो यहाँ कितना हो गया 864 और यहाँ हो गया 10। तो अब ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें 3 अंक है, नीचे वाले अंक यानी इकाई वाले अंक को बंद करके और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि कितनी बार जा सकता है। तो 10 का भाग 86 में देंगे तो 10 8 80, यानी 8 बार जा सकता है। तो 8 को हम भागफल में लिख देंगे तो यहाँ कितना हो गया 58, और 8 को हम 10 के नीचे भी लिख देंगे। 8 का गुना 108 में करके नीचे लिख देंगे 864 के ठीक सामने, तो 8 64, पूरा 64 हो गया और 8 एकम 8, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, तो आंसर मिल गया हमको ±58। तो पहला पार्ट हो गया भाग विधि से वर्गमूल, इसका ज्ञात हो गया। इसका एक पार्ट और देखते हैं, लास्ट 10 पार्ट। तो 10 पार्ट में है 10th पार्ट में नंबर है 3,18,096, 3,18,096। तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसमें रूट लगाना होगा और फिर नीचे से 2 के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा हो गया 96, दूसरा जोड़ा हो गया 80 और तीसरा जोड़ा हो गया 31। इधर से अगर देखें तो पहला जोड़ा है 31। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर 31 से ज्यादा ना हो? तो 55 25, 5 यहाँ लिख देंगे और 5 इधर भी लिख देंगे करने के बाद। 5 का गुना 5 में करके 25 को 31 के सामने लिख देंगे। 25 31 में से 25 को घटा लेंगे तो 6 आ गया। 11 में 5 कम करेंगे तो 6 हो गया और भागफल वाले 5 को करनी के बाहर वाले 5 से जोड़ लेंगे तो यहाँ हो गया 10। अब हम दूसरे जोड़े को नीचे उतार के लिखेंगे। तो पूरा जोड़ा उतारेंगे तो इस जोड़े में 80 है तो यहाँ 1 भी लिख दिया। अब संख्या क्या हो गई 680। अब फिर से इकाई के अंक को बंद करें और 10 से भाग 68 में दे तो एक आइडिया मिल जाए। तो 10 छक्का 60, 6 बार जा सकता है। तो 6 को हमने भागफल में लिख दिया और 10 के नीचे भी 6 लिख दिया तो 106 हो गया। 6 का गुना 106 में करके 680 के सामने लिख देंगे। तो 6 का 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा और 6 एकम 6, 636। अब फिर से इसको घटा लेंगे तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। और अब यहाँ कितना रहेगा 7 में 3 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। इधर +6 और कर लेंगे, ये नीचे वाला जो 6 है इसमें 106 में जोड़ लेंगे तो 112 हो गया। और अब नीचे वाले जोड़े को भी हम उतार लेंगे ऐसे और 96 हो गया 96। अब फिर से नीचे वाले अंक को बंद करेंगे। तो अगर हम 112 से भाग इसमें दें 449 में, अगर अभी भी प्रॉब्लम हो तो इसके 2 अंक बंद कर ले, इसका भी 1 अंक बंद कर ले। तो 11 का भाग 44 में देंगे तो 11 चौको 44, एक आइडिया मिला कि 4 बार जाएगा। 4 से ज्यादा बार नहीं जाएगा तो 4 यहाँ लिख देंगे और 4 112 के नीचे भी लिख देंगे तो 1124 हो गया। 4 का गुणा 1124 में करके 4496 के सामने लिख देंगे। 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, घटाएंगे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है वर्गमूल हमको मिल गया। आंसर क्या मिल गया? आंसर बराबर ±564, ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। तो
तो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखित वाले क्वेश्चंस हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2405 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारे पास क्या है 2405। 2405 में किस छोटी संख्या को घटाया जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो जिसमें घटाने या जोड़ने वाला होता है उसमें भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहले हमने रूट लगा दिया और नीचे से 2 के जोड़े बना दिए। पहला जोड़ा 24 हो गया, तो 4 चौको 16, अच्छा 25 ज्यादा हो जाता तो 4 चौको 16, 4 भागफल में लिख देंगे और 4 करने के बाहर लिख देंगे। 4 का 4 में गुणा करके 16 को 24 के सामने लिख दिया। इस 4 को जोड़ लिया तो +4 और ये हो गया 8। 24 में से 16 को घटा लिया तो 8 बच गया और दूसरे जोड़े को भी नीचे हमने उतार दिया तो हो गया 805। 805 हो गया। अब नीचे वाले इकाई के अंक को बंद करें और 8 का भाग 80 में दें। ठीक, तो 8 का भाग 80 में देंगे तो 10 बार जाता है, लेकिन 10 बार ये जाने से रहा तो हो सकता है 9 बार चला गया। तो 9 9 81 और 9 8 72 8 80। हाँ, तो 9 बार चला जाएगा। तो 9 लिख दें यहाँ भी और 9 यहाँ भी लिख दें। 9 9 81 और 9 8 72 और 8 80। तो 801 मिल गया। अब इसको घटाएंगे तो 4 ये शेष बच गया। अतः इस संख्या में 2405 में यही जो शेष पर बचा है अगर इसको घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखना होगा संख्या 2405 में 4 को घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी और वर्गमूल हो जाएगा। तब वर्गमूल बराबर वर्गमूल कितना होगा 49 होगा, बराबर 49 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 8157 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग एवं इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, तो इसको आप स्वयं कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है 48,897 में से सबसे छोटी वह संख्या कौन सी घटाई जाए जिससे पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग एवं इनका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी सेम इसी तरीके से है। अब क्वेश्चन नंबर 5 चूंकि जोड़ने वाला आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 5 है 3026 में से सबसे छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग एवं इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 3026 को पहले लिखे 3026, इसमें भी भाग विधि से एक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए फिर रूट लगाएंगे और नीचे से 2 के जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा 30 है, तो कौन सी संख्या है 25, 5 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिख देंगे और 25 को 30 के सामने लिख देंगे और +5, ये 5 को इस 5 के साथ जोड़ के 10 यहाँ पर लिख देंगे। 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 और अब इस नीचे वाले जोड़े को भी उतार लेंगे तो 26 हो गया। ध्यान रखना एक अंक नहीं उतरता, पूरा जोड़ा ही उतार के लाते हैं। अब नीचे वाले अंक को बंद करें। अब ध्यान रखना है चूंकि इसमें जोड़ने वाली बात नहीं है तो अब हमको इससे भाग देना होगा, वो एक बार ज्यादा देना होगा।
और बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेंगे, उस संख्या को जोड़ देंगे। ठीक, तो अगर हम 10 पंचे 50 करें, 5 बार करें तो कम रह जाता है, तो हम इसमें 6 बार भाग देंगे। 6 यहाँ लिख दें, 6 को यहाँ लिख दें। 6 का गुना 106 में करके यहाँ पर लिख दें, 6 36 और 6 एकम 6। ये ज्यादा हो गया। अब इस वाले में से इसको घटा लेंगे, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिल गया। यानी 3026 में से 110 को अगर हम जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे संख्या 3026 में 110 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, एवं उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल भी आपका कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, प्लस और माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 9,06,005 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हो गया है, ये भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 7 है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9 5 टाइम्स 9 लिख देंगे, तो 99,999। इसका भी अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें कुछ ना कुछ घटाना होगा, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो ये 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसमें एक भी जोड़ देंगे तो ये 6 अंकों की हो जाएगी, इसलिए इसमें कुछ घटाना है। तो घटाने वाली विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो रूट लगाएंगे और 5 टाइम्स 999 ऐसे लिखेंगे। नीचे से 2 के जोड़े बना लेंगे, पहला जोड़ा हो गया 9, तो 3 से जाएगा, 3 तिरका 9, घटाएंगे कुछ नहीं बचा, इस 3 को इसमें जोड़ लेंगे तो प्लस 3 हो गया और ये हो गया 6। 99 को यहाँ पर उतार के लिख लेंगे। नीचे वाले अंक को बंद करेंगे, एक बार जाएगा तो एक यहाँ पर भी लिख लेंगे और एक इसके नीचे भी लिख लेंगे। 1 का गुणा 61 में करके 61 यहाँ लिख देंगे, घटाएंगे तो ये हो गया 8, 9 में से 1 कम किया और 9 में से 6 कम किया तो 3 हो गया। नीचे वाला भी जोड़ा अब उतार देंगे, तो हो गया 3,899। यहाँ पर प्लस 1 भी कर लेंगे, ये वाला 1 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो गया 62। नीचे वाले अंक को बंद करें तो ये 6 बार जा रहा है, 6 बार, तो 6 यहाँ भी लिख देंगे और 6 यहाँ भी लिख देंगे। 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 36 और 1 37। अब इसको घटा लेंगे तो 9 में से 6 3 और 9 में से 5 4, 8 में से 1 7, 1 बचा, यानी 143 को घटा दिया गया है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, आंसर 5, ये आंसर है। अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर होगी 9 5 टाइम्स लिख लेंगे और माइनस 143 को घटा लेंगे, तो बराबर 9 में से 3 कम करेंगे तो 6, 9 में से 4 कम करेंगे तो 5, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 और 9 ऐसे बना रहा। ये आंसर प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
रही हूँ। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि भूमि का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज लैंड। भूमि का अर्थ है बच्चों, भूमि का अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन सभी पदार्थों और शक्तियों से है जिसको प्रकृति ने निःशुल्क रूप से मनुष्य की सहायता के लिए हवा, पानी, ताप और प्रकाश के रूप में प्रदान किया है। तो इसका अर्थ केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से ना होकर वरन सभी पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप से मनुष्य की सहायता के लिए प्रदान की गई है। तो अर्थशास्त्र में भूमि से अभिप्राय उन सभी प्राकृतिक संसाधनों से है जो प्रकृति की ओर से मनुष्य को पृथ्वी तल पर, उसके नीचे और उसके ऊपर निःशुल्क रूप से प्रदान किए गए हैं। तो भूमि हमारी कहाँ पाई जाती है बच्चों? बात करते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह में भूमि हमको कैसे दिखती है। जैसे पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भूमि हमें मैदान, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, समुद्र तथा प्राकृतिक वनस्पति जैसे घास, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जड़ी बूटियां आदि के रूप में मिलती है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे भूमि कैसे मिलती है। तो पृथ्वी तल के नीचे मिलने वाले खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम इस रूप में हमको भूमि मिलती है। और उसके बाद तीसरा हमारा आता है पृथ्वी तल के नीचे, तो पृथ्वी तल के ऊपर। तो पृथ्वी तल के ऊपर हमें कैसे मिलती है? प्राकृतिक शक्तियों के रूप में, जैसे जलवायु, सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा आदि के रूप में। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह में कैसे भूमि मिलती है? जल, नदियां, झरने, पहाड़, मैदान और प्राकृतिक वनस्पति के रूप में। और उसके बाद पृथ्वी तल के नीचे खनिज पदार्थ के रूप में। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं भूमि की विशेषताएं या लक्षण। तो भूमि की क्या विशेषताएं होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति की निःशुल्क देन। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सीमित पूर्ति। भूमि की क्या होती है बच्चों? सीमित पूर्ति होती है। भूमि की मात्रा निश्चित तथा क्या होती है? सीमित होती है। भूमि के परिमाण को, भूमि की मात्रा को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। भाई जिस स्थान की जितनी भूमि है उस स्थान की भूमि को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। तो बच्चों क्या होता है? भूमि की मात्रा क्या होती है? भूमि की पूर्ति क्या होती है बच्चों? सीमित होती है, इसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है प्रकृति की निःशुल्क देन। तो भूमि क्या होती है बच्चों? प्रकृति की निःशुल्क देन होती है। ये प्रकृति द्वारा मनुष्य को निःशुल्क रूप से उसकी सहायता के लिए प्रदान की गई है। इसके लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार का मूल्य नहीं देना पड़ता। तीसरा क्या होता है बच्चों? अनाशवान। तो मनुष्य भूमि को उत्पन्न तो कर सकता है लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकता। भूमि क्या है हमारी? अनाशवान। अनाशवान मतलब इसका नाश नहीं हो सकता। हम भूमि को उत्पन्न तो कर सकते हैं लेकिन भूमि को नष्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है गतिहीन। गतिहीन होता है कि भूमि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर नहीं ले जाया जा सकता। अगर हम सोचें कि हम मैदान को उठाकर कहीं और ले जाएं या क्या कहते हैं समुद्र को उठाकर कहीं और ले जाएं तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भूमि हमारी क्या होती है? गतिहीन होती है। नेक्स्ट हमारा आता है निष्क्रिय साधन। तो बच्चों भूमि उत्पादन का क्या है? निष्क्रिय साधन है। उत्पादन के 6 साधन होते हैं जिनसे उत्पादन होता है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो भूमि हमारा क्या होता है बच्चों? उत्पादन का निष्क्रिय साधन होता है। नेक्स्ट हमारा है विविधता। विभिन्न प्रकार की भूमियों में विविधता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि सब जगह की भूमि एक समान है। कहीं आपको मैदान मिलेंगे, कहीं आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं आपको पठार मिलेंगे, कहीं आपको समुद्र मिलेगा। तो हर जगह की भूमि क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अनेक प्रयोग। भूमि के बहुत उपयोग होते हैं। भूमि का हम अनेक प्रयोगों में उपयोग करते हैं। भूमि के एक ही टुकड़े का प्रयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। तो भूमि के एक ही टुकड़े का हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिस खेत पर आज गेहूं बोया जाता है उसी पर सब्जी भी उगाई जा सकती है। समझ आई बात? मतलब भूमि के एक ही टुकड़े पर हम कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। गेहूं भी उगा सकते हैं, सब्जी भी उगा सकते हैं और चावल भी उसमें रोप कर सकते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं कि भूमि के अनेक उपयोग होते हैं। भूमि के एक ही टुकड़े पर हम कई चीजें उगा सकते हैं। उसमें गेहूं भी उगा सकते हैं और सब्जी भी उगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्थिति तथा उर्वरता का प्रभाव। तो भूमि की स्थिति और उर्वरता का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बच्चों जो भूमि शहरों के निकट होती है उस भूमि का बहुत अधिक मूल्य होता है। और क्योंकि जब
कि शहरों से दूर भूमि का मूल्य कम होता है। शहरों के निकट भूमि होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो भूमि उपजाऊ होगी, अनेक सुविधाएं लोगों को मिलेगी। तो शहरों के निकट भूमि का बहुत अधिक महत्व होता है, जबकि शहरों के दूर जो भूमि होती है उसका महत्व बहुत कम होता है। उसके बाद बात करते हैं अनिवार्य उपादान। तो भूमि उत्पादन का क्या है बच्चों? अनिवार्य उपादान है, क्योंकि ये मौलिक और प्राथमिक उपादान है। भूमि हमारा क्या है? प्राथमिक उपादान है। बिना भूमि के हम किसी भी प्रकार का उत्पादन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन आदि सभी के लिए हमको भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब हमारे क्या हो गए? भूमि की विशेषता है, जैसे कि सीमित पूर्ति, प्रकृति की निःशुल्क देन, अनाशवान, गतिहीन, निष्क्रिय साधन, विविधता, अनिवार्य उपादान। अब हम बात करते हैं भूमि का महत्व। भूमि का महत्व क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। तो भूमि के बहुत महत्व होते हैं। सबसे पहला बच्चों क्या होता है? मनुष्य के जीवन का आधार। तो भूमि क्या है? मनुष्य के जीवन का आधार है। भूमि की सतह पर या जमीन पर मनुष्य चलते फिरते हैं, काम करते हैं और मकान, दुकान का कारखाने बनाते हैं। अर्थात भूमि के महत्व, भूमि के बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। भूमि से ही मनुष्य को हवा, धूप, प्रकाश आदि प्राप्त होते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य साधन है। तो क्या हो गया? मनुष्य के जीवन का भूमि के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक विकास का आधार। तो भूमि क्या होता है? देश के आर्थिक विकास का आधार होती है बच्चों। किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो भूमि हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा निःशुल्क रूप से हमको दिया गया है। तो ये किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होती है। और किसी भी देश में बिजली अधिक मात्रा में, खनिज पदार्थ, उपजाऊ भूमि जितने अधिक पाए जाते हैं उतना ही देश का क्या होता है बच्चों? आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक उद्योगों का विकास। तो भूमि से ही बच्चों क्या होता है? प्राथमिक उद्योगों का विकास होता है। जितने भी प्राथमिक उद्योग हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, दुग्ध पालन, मत्स्य पालन, तो ये सब हमारे क्या है? ये हमारे प्राथमिक उद्योग है, और जो किस पर निर्भर करते हैं? प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। तो भूमि हमारा क्या है? भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों जितने भी प्राकृतिक उद्योग हैं वो हमारे किस पर निर्भर करते हैं? भूमि पर निर्भर करते हैं। बिना भूमि के प्राथमिक उद्योगों का विकास हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति का साधन। शक्ति के साधन तो वर्तमान युग में हर प्रकार के उत्पादन के लिए, जैसे कि बिजली, कोयला, तेल आदि की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके उत्पादन के लिए क्या होता है बच्चों? भूमि की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा क्या है? शक्ति के साधन का स्रोत है। नेक्स्ट बात करते हैं परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। तो बच्चों परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करने के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है, भूमि की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी देश में परिवहन व संचार के साधन जैसे रेल मार्ग, डाक आदि का विकास वहाँ की धरातल, वहाँ की बनावट, वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। तो ये सब हमारी चीजें किसमें आती हैं? ये सब हमारी चीजें भूमि में आती है। भूमि के अंतर्गत मैंने जैसे आपको बताया था क्या आते हैं? जलवायु, बनावट, धरातल। कि अगर भूमि समतल है, भूमि के समतल होने पर सड़कों और रेल मार्गों का विकास करना बहुत आसान होता है, क्योंकि रेलों का निर्माण हम समतल भूमि पर बंजर भूमि की तुलना में बहुत अधिक आसानी से कर सकते हैं तथा कम लागत पर भी कर लिया जाता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों पर इन साधनों का विकास करना बहुत अधिक कठिन होता है। तो भूमि पर परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापार का आधार। तो भूमि क्या है हमारे बच्चों? व्यापार का आधार है। अधिकांश देशों का अधिकांश आंतरिक तथा विदेशी व्यापार भूमि द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, दूध, खनिज पदार्थ, चमड़ा, ऊन आदि पर ही निर्भर करता है। तो भूमि हमारी क्या है? व्यापार का आधार है। उसके बाद है रोजगार का आधार। तो भूमि हमारा देश क्या है? हमारा देश कृषि प्रधान देश है। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था अधिकतर किस पर निर्भर? कृषि पर निर्भर। तो भूमि से लोगों को क्या होता है? रोजगार भी मिलता है। तो ये हमारे क्या हो गया बच्चों? भूमि का महत्व हो गया मनुष्य के जीवन का आधार, आर्थिक विकास का आधार, प्राथमिक उद्योगों का विकास, शक्ति के साधन, परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास, व्यापार का आधार, रोजगार का आधार।
जगह पर, जैसे कि स्थान का करो, वो स्थान कैसा है, समतल है, उपजाऊ है या उबड़ खाबड़ है। दूसरा मिट्टी, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां की मिट्टी उपजाऊ है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त होती है और अनुपजाऊ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो भूमि में सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है बच्चों, भूमि के उपयोग के लिए वहां का स्थान देखना, उसके बाद क्या देखना बच्चों, वहां की मिट्टी देखना, सॉइल। उसके बाद देखना जलवायु, कि वहां की जलवायु कैसी है। अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो गेहूं की खेती के लिए वहां पे उपयुक्त जलवायु है कि नहीं। अगर उपयुक्त जलवायु गेहूं की खेती को नहीं मिलेगी तो गेहूं की खेती नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है कि खनिज तत्व, तो खनिज तत्व हमारे लिए क्या काम करते हैं, हमारे लिए कच्चे माल का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कच्चे माल का काम करते हैं। तो चौथा फैक्टर क्या आता है भूमि के उपयोग के लिए, खनिज तत्व। क्या आता है बच्चों, खनिज तत्व। सबसे पहले स्थान, मिट्टी, खनिज तत्व। उसके बाद फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, जल, जल भी होना चाहिए। अब बिना जल के खेती कैसे होगी, तो फिर नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या आता है, जल की उपलब्धता। अगर जल है तो जल उपलब्ध भी है कि नहीं है, कि कुछ स्थानों पर तो जल बहुत अधिक, जल का वितरण भी तो असमान है, कहीं बहुत ज्यादा जल दिखाई देगा तो कहीं बहुत कम जल दिखाई देगा, तो इसका भी भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जल की उपलब्धता। तो ये सब हमारे क्या बच्चों फैक्टर्स है, जैसे कि जनसंख्या तथा औद्योगिकरण भी भूमि की उपयोगिता के महत्वपूर्ण अंश है। तो ये सब क्या है, भूमि की उपयोगिता के अंश है, स्थान, मिट्टी, खनिज तत्व, जल की उपयोगिता और औद्योगिकरण। अब हम बात करते हैं बच्चों भूमि का अत्यधिक उपयोग करना। हम लोग भूमि का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, भूमि हमारी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट। भूमि का अत्यधिक उपयोग करना। बच्चों हम बात करते हैं भूमि का अत्यधिक उपयोग करना, लोग तथा उनकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, लेकिन भूमि क्या है हमारे पास, भूमि हमारे पास सीमित है, भूमि हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन लोगों की इच्छाएं, लोगों की आवश्यकताएं असीमित है। स्थान स्थान पर भूमि की किस्में बदलती रहती हैं। लोगों ने सार्वजनिक भूमि का अधिग्रहण करना तथा शहरी क्षेत्रों में उस व्यापारिक क्षेत्र रहने के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेती योग्य भूमि को करना प्रारंभ कर दिया है। तो जिससे क्या हो जाता है बच्चों, भूमि का बहुत ज्यादा उपयोग करने से भूमि क्या होने लगती है, भंग होने लगती है। क्या होने लगती है, भंग होने लगती है, अपनी जगह से खिसकने लगती है, कटाव हो जाता है। ये सब भूमि के नष्ट होने के नाम है। भूमि भंग होना, भूमि खिसकना, भूमि का कटाव होना वातावरण के मुख्य खतरे हैं, क्योंकि खेती का विस्तार तथा इमारत बनाना बहुत अधिक बढ़ गया। आज की डेट में लोग खेती करने लगे हैं, भूमि को जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने लगे, इमारत बनाने लगे, भवन बनाने लगे, जिससे क्या होता जा रहा है, हमारी भूमि कटती जा रही है। तो भूमि कटाव का मतलब यही होता है कि भूमि की ऊपरी सतह का अपनी जगह से कट जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, भूमि कटाव या भूक्षरण कहलाता है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Hello class, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, I have already explained you chapter first, many topics of this chapters, but now I will teach you chapter first, the chapters गवर्नर जनरलों के समय में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूरोपियों में भारत का आगमन, माने यूरोपीय जो थे भारत में किस तरह उनकी एंट्री हुई, भारत में उन्होंने किस तरह से अपना काम स्टार्ट किया। तो सबसे पहले भारत में आने का जो रास्ता था वो पुर्तगालियों के द्वारा खुला। यानी पुर्तगाली माने वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत आगमन माने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। इससे पहले भी हमारे यहाँ यूरोपियों और भारतीयों के बीच माने जो व्यापारिक व्यवस्था थी वह समान रूप से चल रही थी, परंतु यूरोपियों का आगमन जो था पुर्तगाली यानी पुर्तगालियों के समय से माना जाता है। ये मानते हैं कि समुद्री मार्गों की खोज हो जाने से हमारा जो व्यापार था वह एक आसान तरीके से स्टार्ट हो गया था।
यूरोपियों के बाद डचेस, डच जो थे वह भारत में, यानी डचेस जो थे उनका भारत में आने का टाइम जो था वो 1602 ईस्वी था। 1602 ईस्वी में डचेस भारत आए। उनका भी भारत आने का उद्देश्य, या डचेस के भारत आने का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था, भारत के साथ व्यापार करना था और उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट यानी लाभ कमाना था। डचेस के बाद यहाँ पर आने वाले जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों के आगमन का जो कारण था, यानी लंदन से जो भी हमारे पास यूरोपीय आए उनको आने का जो कारण था वो भी केवल एक व्यापार था। माने कई मुस्लिम सम्राटों के द्वारा इन्होंने आज्ञा लेकर भारत में अपने व्यापार की नींव डाली। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशर्स को भारत में एंट्री करने के लिए, भारत में रहने के लिए, व्यापार करने के लिए एक अच्छा सा मार्ग मिल गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इन्होंने मोर एंड मोर प्रॉफिट, माने बहुत ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया। लाभ कमाने के साथ साथ माने जितने भी यानी पुर्तगाली थे, डचेस थे, फ्रांसीसी थे, डैनिश थे, जैसे फ्रांसीसी इंडिया आए, बट उनके आने का माने जो आए फ्रांसीसी जो थे वो इंडिया आने का जो उनका समय था वो 1664 ईस्वी था। बट लेकिन उनके आने का जो रीजन था वो केवल भारत में व्यापार करना था और अधिक से अधिक लाभ कमाना था। परंतु अंग्रेजों के आगमन का कारण केवल धन कमाना ही नहीं था, माने केवल व्यापार करना ही नहीं था। धीरे धीरे व्यापार करते समय उन्होंने देखा कि इंडिया यानी भारत में जो भी उस समय मुगल सम्राट थे बहुत ही कमजोर थे, समृद्धशाली नहीं थे, उनकी जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी वो सुदृढ़ नहीं थी। इसलिए अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने उस मौके का अच्छे से लाभ उठाया और उन्होंने यहाँ व्यापार करना जो था उसे डल करके उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की। माने भारत में गवर्नर जनरल की स्टार्टिंग कैसे हुई, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे से व्यापार करते हुए भारत की राजनीतिक व्यवस्था से इंक्लूड हुई और राजनीतिक व्यवस्था के साथ गवर्नर जनरलों के समय में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉरेन हेंगिस्टन की। वॉरेन हेंगिस्टन का जो समय काल था वो क्या था, 1772 यानी 1772 से 1785 एडी तक था। 80 एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी एक टाइम पीरियड माने 1772 से 85 तक था। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने के बाद धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक भागों में हिस्सा लिया और पूरी तरह से भारत में राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ गए। सबसे पहला गवर्नर जनरल माने गवर्नर जनरल जो था वो क्या था, वॉरेन हेंगिस्टन था, जिसका समय काल 1772 से 85 तक था। सबसे पहले वॉरेन हेंगिस्टन यानी 1772 यानी 1772 में भारत आया। माने ये इंडिया में इसकी जो एंट्री थी वो 1772 माने 1772 से थी। वॉरेन हेंगिस्टन का दूसरा प्रमुख कार्य जो था वो क्या था, 1773 यानी 1773 में उसने एक एक्ट पारित किया। माने वॉरेन हेंगिस्टन ने 72 में आने के बाद यानी 1772 में भारत में एंट्री करने के बाद 1773 में उसने एक एक्ट पारित किया। दैट एक्ट माने कि जमींदारों से उनकी न्यायिक शक्तियों को छीन लिया। इसका मतलब ये है कि इससे पहले माने वॉरेन हेंगिस्टन से पहले जो भी हमारे यहाँ जमीन के लिए कर लिया जाता था या जमीन की जो भी सारी व्यवस्था थी वो उसकी सारी व्यवस्था और जमींदार माने यहाँ के जमींदार देखते थे। बट आफ्टर दैट टाइम्स इन वॉरेन हेंगिस्टन के आने के बाद यहाँ जो भी उनकी न्यायिक शक्तियां थी माने जो भी उन्हें शक्तियां प्रदान की गई थी उसने उन्हें दखलअंदाज कर दिया यानी छीन लिया। इसके बाद उसकी जो सबसे बड़ी होती वो सिविल व आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की गई। माने जो भी हमारे इंडिया में पहले न्यायालय थे, जो भी हमारे कोर्ट थे, उनमें फिर से बदलाव किया गया, जिनमें सिविल और आपराधिक न्यायालयों की अलग अलग व्यवस्था की गई।
जिनमें अंग्रेजों तथा भारतीयों को अलग अलग तरीके से न्याय दिया जाता था। माने कुछ भी नियम जो थे, कानून थे, कुछ भी रिटर्न नहीं थे। अंग्रेजों के द्वारा जो भी था वह सिविल और आपराधिक न्यायालयों की स्थापना करके उसमें दिए जाते थे। अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो था कि प्रथम मराठा युद्ध, माने प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच हुआ तथा 1782 में सालाबाई संधि, माने इसने प्रथम मराठा युद्ध किया जिसका टाइम पीरियड जो था वो 75 से 82 तक था तथा 82 माने 1782 में सालाबाई संधि, माने सालाबाई संधि भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। आगे हम बात करते हैं मैसूर, माने मैसूर का द्वितीय युद्ध, माने मैसूर का द्वितीय युद्ध जो कब हुआ 1780 में, यानी 1780 से 84 माने 84 के बीच हुआ। दैट इज पीरियड, माने ये समय जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स का ही समय था। 1784 माने 1784 में पिट्स भारती एक्ट पारित किया, माने वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1784 में पिट्स भारती एक्ट पारित किया गया तथा हम ये कह सकते हैं कि 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की नींव रखी गई, माने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही रखी गई। हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं अगले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम समय था वो क्या था 1786 से 93 एडी तक था, यानी 93 एनो डोमिनी। 10 बीस से कि 1790 माने सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो 1790 से 92 का तृतीय युद्ध था, यानी तृतीय युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 1792 माने 1792 में रंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी तथा इसके द्वारा माने जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कई सिविल और न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक अव्यवस्थाएं की थी, तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा अनेक न्यायिक सुधार भी हुए या अनेक न्यायिक सुधार भी हुए जिसमें प्रशासन माने जो हमारे यहाँ शासन यानी जो हमारा प्रशासन था उसको सिविल न्यायाधिकरण से पृथक कर दिया गया। पृथक कर दिया गया मतलब जो भी सिविल सर्विसेज थी उसमें भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं था, या तो उसमें भारतीयों के धनी व्यक्ति या एक इम्पोर्टेंट पर्सन माने भारत के जो महत्वपूर्ण या एक प्रख्यात लोग थे वही इस सिविल सर्विसेज अथवा न्याय व्यवस्था में अपना स्थान ग्रहण कर पाते थे, या तो ये न्यायिक सिविल सर्विसेज में अंग्रेजों को ही जाने की अनुमति थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कई न्यायिक सुधार भी हुए जिसमें आम प्रशासन माने आम जनता को सिविल न्यायाधिकरण से पृथक कर दिया गया, माने सिविल सर्विसेज से अलग कर दिया गया था। इसके बाद 1793 यानी 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम पारित किया गया। हम ये कह सकते हैं कि बंगाल का जो एरिया था उस समय वहां पर मोस्टली क्या थे, जंगल थे और लोग उस समय एक जगह अपना सेटलमेंट माने अपने रहने का एक स्थान ना बनाकर वो घूम घूम कर अपनी जीवन यापिका चलाते थे। तो उस समय बंगाल के जंगलों को बचाने के लिए या बंगाल की बहुमूल्य लकड़ी तथा बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले वहां की जितनी भी जातियां यानी जनजातियां और जितनी भी जनजातियां थीं उन पर एक बंदोबस्त माने एक अधिनियम पारित किया जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त के नाम से उन्होंने ये किया था कि हर व्यक्ति को अपना सेटलमेंट माने घर बनाकर रहना है, माने जंगलों पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है, जबकि उस समय की जनजातियां जंगलों के माध्यम से ही उनका पालन पोषण होता था, माने जंगलों में वो रहते थे, जंगलों के फल फूलों तथा लकड़ी से उनकी जीवन यापिका चलती थी। माने इस पर भी बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस पर अधिनियम पारित किया और उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अब हम बात करते हैं कि यूरोपियों को प्रशासनिक प्रणाली का सिविल कार्यों से परिचय कराया गया, यानी यूरोपी माने जो भी हमारे यहाँ यूरोपी आते थे
उनके आगमन का जो कारण था वो केवल यहाँ की व्यापार करना था तथा यहाँ से मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाना था। बट अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ की जो भी हमारी प्रशासनिक प्रणाली थी, जो भी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके सिविल कार्यों से, मैंने उनके सिविल कार्यों से भी लोगों को परिचय कराया। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यूरोपियों के भारतीय आगमन में 2 गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ाया है। अब मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट आने वाले यूरोपीय यानी नेक्स्ट जो आने वाले हमारे यूरोपीय गवर्नर जनरल है उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। हेलो नाउ स्टूडेंट्स, वेलकम, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 सिद्धि मंत्रा पढ़ाने जा रही हूँ। ये क्लास हिंदी मीडियम की है, 8th क्लास। सिद्धि मंत्रा जो शीर्षक है ना बच्चों, इसका तात्पर्य है सिद्धि मंत्रा यानी सफलता का मंत्र। सफलता का मंत्र क्या होता है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम भी है कि सफलता हमें परिश्रम से ही मिलती है। जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो परिश्रम ही सिद्धि मंत्र है, यानी परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। यही आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बताती रही हूं इसके पहले के वीडियो में कि आपको अपनी नोटबुक में जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो वर्ड मीनिंग्स लिखनी है जो आपकी बुक में दी हुई है, और उसके बाद अर्थ लिखना है। जो मैं इस पैसेज का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ ये अर्थ आपको लिखना है। इसके बाद फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, वो भी आप नोटबुक में लिखेंगे। आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि संस्कृत के नोट्स क्या है। नोट्स, यही नोट्स है आपके शब्दार्थ, अर्थ, प्रश्नोत्तर, ये आपकी नोटबुक का वर्क हो गया, और बाकी पूरी एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल होगी, ये भी आपके नोट्स हैं। क्लियर? तो संदर्भ आप लिख लेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के सिद्धि मंत्रा पाठ से ली गई। ऐसे में आप संदर्भ लिखेंगे और इसके बाद फिर संकेत डालेंगे, यानी हम कहां से कहां तक का अर्थ लिखने जा रहे हैं। तो हम पहला संकेत ले रहे हैं, 2 पैसेज मैंने कंबाइन किए हैं, रामदासा से लेकर के जातम तक। तो रामदासा डैश 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 जातम। तो इन पंक्तियों का हम अर्थ आपको पढ़ाएंगे। ध्यान से सुने, जैसा मैं पढ़ा रही हूं डिट्टो ऐसे ही लिखना है आपको, कहानी नहीं सुनानी है। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियों का या संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद का मतलब होता है आपको वर्ड बाय वर्ड लिखना है। तो ध्यान से सुने, रामदास नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, बच्चों आपकी बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पर उत्थाय होगा। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्माणि करोति, नित्य कर्म करता है। नारायणम स्मरति, ईश्वर का ध्यान करता है। ततः परम, उसके बाद, सह पशुभ्या घासम ददाति, वह पशुओं को घास देता है। रामदास नारायणपुर में रहता है, वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही होगा, यहाँ ल्य प्रत्यय है। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करता है। नारायणम स्मरति, ईश्वर का ध्यान करता है। ततः परम, उसके बाद वह पशुओं को घास देता है। आगे देखें, अनंतरम, इसके बाद, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ। बच्चों जहां सह शब्द होता है वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसलिए यहाँ पर तृतीया है पुत्रेण। अनंतरम पुत्रेण सह, इसके बाद पुत्र के साथ
सह वह क्षेत्राणि गच्छति, खेतों को जाता है। इसके बाद पुत्र के साथ वह खेतों को जाता है। तत्र वहां सह कठिनम श्रमम करोति, वह कठिन परिश्रम करता है या कठोर परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण, उसके परिश्रम से, निरीक्षणेन च, और देखभाल से या निरीक्षण से, उसके परिश्रम से और निरीक्षण से या उसके परिश्रम से और देखभाल से, कृषो में, खेतों में, प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते, प्रभुतम में बहुत अन्न उत्पन्न होता है या बहुत अनाज उत्पन्न होता है। उसके परिश्रम और देखभाल से खेतों में बहुत अनाज उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हष्ट पुष्टा सन्ति, उसके पशु हष्ट पुष्ट हैं। गृहम च, और घर, यहाँ फुल स्टॉप नहीं हो, गृहम च, और घर, धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति, और घर धन धान्य आदि से भरा है। उसके पशु हृष्ट पुष्ट हैं और घर धन धान्य आदि से भरा है। अब आइए, ये दूसरा पैसेज भी हमने इसमें ऐड किया है। इसके आगे का अर्थ देखें। अत्र, यहाँ वृद्धि संधि है, शब्दों का विच्छेद जरूर करें, तब आपको समझ में आएगा इसमें कौन से दो शब्द जुड़े हुए हैं। ये है अत्र, ठीक है, वृद्धि संधि है। अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, यानी यही हो जाएगा दोनों शब्द मिलाकर के, या इसी। अत्र ग्रामे पैतृक धनेन धनवानाः धर्मदासाः निवसति। अत्र ग्रामे, इसी गांव में, पैतृक धनेन, पैतृक धन से धनवान या पूर्वजों के धन से धनवान, धर्मदासाः निवसति, धर्मदास रहता है। इसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है। पैतृक धन यानी जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होता है, धन, उसे हम पैतृक धन कहते हैं। इसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकः संपादयन्ति, तस्य मीन्स उसके, सकलम कार्यम संपूर्ण कार्य सेवक संपन्न करते हैं या उसके सभी कार्य सेवक संपन्न करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया, सेवकों की उपेक्षा से या नौकरों की उपेक्षा से। तस्य पशवः दुर्बलाः जाता, सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल हो गए हैं या कमजोर हो गए। नौकरों की उपेक्षा से या सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हो गए। क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम नोत्पद्यते, क्षेत्रेषु च, और खेतों में, बीज मात्र भी, यहाँ पे विच्छेद करिए शब्द का, बीज मात्रम प्लस अपि, बीज मात्र भी, अपि मीन्स भी। अन्न नोत्पद्यते, यहाँ भी गुण संधि है, ना प्लस उत्पद्यते यानी उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। नौकरों की उपेक्षा से उसके पशु कमजोर हो गए और खेतों में बीज मात्र भी अन्न उत्पन्न नहीं होता है। शनैः शनैः धीरे धीरे, तस्य पैतृक धनम समाप्तम अभवत्, उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। जातम मीन्स हो गया। तो बच्चों, आप इस संकेत का अर्थ अपनी कॉपी में लिखें। सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ लिखने का मतलब ये कि आप शब्दार्थ याद भी करें। जब आप शब्दार्थ याद करेंगे तो आपको इन पंक्तियों का अर्थ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो भी शब्द हैं जिनमें संधि है, वहां संधि विच्छेद जरूर करें, जैसे मैंने अभी किया है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन से दो शब्द जुड़े हुए हैं, तो अर्थ स्पष्ट कर पाएंगे। इसलिए शब्दों का विच्छेद जरूर करें, शब्दार्थ याद करें, उसके बाद अर्थ लिखें। अर्थ आप
जब लिखें तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए, आपका वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत ध्यान से करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। तो बच्चों, आप ये पैसेज इसका अर्थ लिख लेंगे, ठीक है। अब इतने पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो ये सिद्धि मंत्रा पाठ है, इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं। तो एक जो रामदास है वो कठिन परिश्रम करता है, एक ये धर्मदास है जो पैतृक धन से धनवान है, यानी कुछ भी काम नहीं करता, तो उसका जो जीवन है अभावग्रस्त हो गया, यानी उसके जीवन में कमियां ही कमियां आती चली गई। फिर बाद में आगे आप पढ़ेंगे कि कैसे रामदास उसको सफलता का मंत्र देता है और उस सफलता के मंत्र से धर्मदास जो है वो फिर से धनवान होने लगता है। ये आगे के दोनों पैसेज में आप पढ़ेंगे। और जब भी आप लिखें तो एक एक शब्द का अर्थ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आप लिखें। आपको कहानी नहीं बतानी है, ट्रांसलेट करना है। धन्यवाद। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Group of Suraj Institution. साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में कवक का अध्ययन करेंगे। आप इसके पहले बैक्टीरिया और का अध्ययन कर चुके हैं, अब कवक का अध्ययन करेंगे। तो कवक किनको कहते हैं? तो कवक जीवों का सबसे बड़ा समूह है और इनकी लगभग 1000 जातियां उपलब्ध हैं, जैसे मशरूम, कुकुरमुत्ता, ईस्ट, स्मट, रस्ट, ये सभी कवक हैं। तो अब कवकों का प्राप्त स्थान, कवक जीवों के बड़े समूह हैं, इनकी लगभग 1000 जातियां ज्ञात हैं और ये मोस्टली सभी जगह पाए जाते हैं। पोषण, कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, यानी क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ये भोजन अपने होस्ट या पोषक पर या मृत जीवों के अवशेषों पर निर्भर करते हैं। तो अब संरचना, कवक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय संरचनाएं होती हैं और ये लंबे लंबे धागों के तरीके से भी होती हैं। रस्ट, स्मट, ये धूल के कणों जैसे होते हैं, जैसे गेहूं का रतुआ कहते हैं। गेहूं की पत्ती में ऊपर पीले पीले कलर की धूल जैसी जम जाती है, जिसको स्मट कहते हैं। अब कवकों के प्रकार, कवक 2 प्रकार के होते हैं पोषण के अनुसार। पोषण के अनुसार कवक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परजीवी और नंबर 2 मृतजीवी। तो परजीवी किन्हें कहते हैं? परजीवी वे कवक हैं जो, चूंकि कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये दूसरे किसी जीव पर निर्भर करते हैं, जैसे वनस्पति में भी या दानों, ग्रेन वगैरह में भी इनकी ये पाए जाते हैं। तो दानों से ये या हरे पेड़ पौधों से अपना ये भोजन ले करके अपने आप का जीवन चलाते हैं। जैसे आलू का कंडुआ, आलू में कंडुआ रोग हो जाता है, इसी प्रकार से गेहूं का स्मट, गेहूं में स्मट हो जाता है, जौ में भी स्मट हो जाता है। नंबर 2 मृतजीवी। मृतजीवी वे कवक जो अपना भोजन जंतुओं या पौधों के अवशेषों से प्राप्त करते हैं, जैसे म्यूकर, मशरूम या पिन माउट। ये मृतजीवी हैं। इनको उत्पन्न करने के लिए मोस्टली मशरूम का उपयोग सभी जगह किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छे परसेंट में पाया जाता है। मशरूम में प्रोटीन लगभग
24% से ऊपर ही पाया जाता है, 24% तक कम से कम पाया जाता है। मशरूम को उत्पन्न करने के लिए पहले एक सेट बनाया जाता है और सेट के बाद उसमें वनस्पतियों का जो बचा हुआ मटेरियल होता है, जैसे भूसे को थोड़ी सी मिट्टी के साथ मिला करके और नमी युक्त कर दिया जाता है। जब वो भूसा उसमें उसरने लगता है, उसमें से मशरूम, यानी बिगड़ी भाषा में अगर कहें तो देहाती भाषा में उसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, वो अपने यहाँ टेम्परेचर मिलने पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर वो उसे निकाल आते हैं और एक छाते जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरीके से परजीवी और मृतजीवी होते हैं। कवकों में अप्रजनन। तो प्रजनन कवकों में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन में ये बीजाणु बनाते हैं जो बाद में संयुक्त होकर के एक जाइगोट का निर्माण करते हैं और फिर से अपनी संतति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ईस्ट कोशिका को 4 साल तक शुष्क रूप में संग्रहित किया जा सकता है या रखा जा सकता है, परंतु ये 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो ये नष्ट हो जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन में ये कोशिका विभाजन द्वारा संतति को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका विभाजन का मतलब है, कोशिका विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, इस प्रकार से नई कोशिका बन जाती है। अब कवकों का आर्थिक महत्व। कवकों का आर्थिक महत्व कुछ निम्न प्रकार से है, जैसे नंबर 1, कुछ कवक जैसे मशरूम कच्चा या पक्का पकाकर खाया जाता है। नंबर 2, कुछ कवक जैसे एस्परजिलस को पनीर में मिलाकर विशेष स्वाद तैयार करते हैं। नंबर 3, ईस्ट का प्रयोग फलों के जूस या जौ से शराब या बियर बनाने में प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, सूखे ईस्ट लगभग 50% प्रोटीन वाले होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला नंबर 5, ब्रेड बनाने के लिए आटे के साथ ईस्ट को मिलाकर या ईस्ट पाउडर को मिला करके कुछ देर रखने पर उसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है और ब्रेड को तैयार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्लास में कवर कंप्लीट हो गया। तो बस आज इस क्लास में यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8th में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोसेसर। बच्चों आज इसमें हम लोग इंटरनल मेमोरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रजिस्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है? इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जिसमें, या इसको हम लोग कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग इसको मेन मेमोरी कहते हैं। और मेन मेमोरी में आपका जो डेटा और प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, ये तीनों चीज़ें आपकी उसी में ही स्टोर रहती हैं। जनरली क्या होता है, प्रोसेसर की चिप में आपके 1 से 32 बिट तक के मेमोरी सेल होते हैं। 1 to 32 बिट मेमोरी सेल होते हैं, जिनको कि हम लोग मेमोरी कोष्ठक या आपकी जो हिंदी में स्मृति कोष्ठ इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मेमोरी सेल होते हैं ये क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है या उसकी जो डेटा को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, और उसकी जो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड है उसको भी जो है ये बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ाते हैं और डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाते हैं।
ठीक है। ये जो मेमोरी सेल होते हैं इन्हीं को ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं। ये जो मेमोरी सेल आपके हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग मेमोरी सेल कहते हैं, ठीक है। मेमोरी सेल को ही हम लोग रजिस्टर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सेल किसको रजिस्टर किसको कहते हैं। यहाँ पे आपके बहुत डिफरेंट तरह के उसमें सेल होते हैं, जो रजिस्टर है ये बहुत विभिन्न प्रकार के सेल रजिस्टर्स होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो सेल होते हैं वो आपके सीपीयू की वर्किंग को या उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको तेज करने में सहायक होते हैं। यहाँ पे आपके बहुत सारे आपके रजिस्टर्स हैं। सबसे पहले तो आपका मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी आपको पता है, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी कहते हैं, जो कि आपका कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके बाद अब आपके ये आ रहा है MAR, MBR, IR एंड PC। ये जो 4 रजिस्टर्स हैं, आप इनके पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और ये आपका एग्जीक्यूशन में या इंस्ट्रक्शंस को फेच करने में ये 4 रजिस्टर का बहुत यूज होता है, मतलब यही इन्हीं का ही यूज होता है। तो आपको इनका फंक्शन अच्छे से पता होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आपका आता है MAR, M फॉर मेमोरी, A फॉर एड्रेस एंड R फॉर रजिस्टर। ओके, तो इसका MAR का फुल फॉर्म क्या हुआ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा रजिस्टर जो कि मेमोरी में डेटा का एड्रेस स्टोर करता है। तो ये कैसा एड्रेस स्टोर करता है आपका, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा आपका मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है, उसका एड्रेस। मैंने पहले भी ये आपको बताया था कि जो डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर है, अगर वो मेमोरी में स्टोर है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। ओके, तो MAR क्या करता है कि जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं उनके एड्रेस को ये स्टोर करता है। तो ये हो गया आपका MAR। अब बारी आती है कि व्हाट इज MBR। M फॉर मेमोरी, B फॉर बफर और R फॉर रजिस्टर। ध्यान रखिएगा हमेशा आप लोग कि ये जो बफर होता है, बफर का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द टेम्परेरी स्टोरेज। बफर स्टोरेज की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, और बफर का मतलब क्या है, तो जहां पर कोई बहुत कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है डेटा, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी से रीड करके डेटा को स्टोर किया जाता है। बात समझ में आ गई। जो डेटा की हमको नीड है वो डेटा जो है वो मेमोरी से रीड करके यहाँ पर बफर रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। बात सबको क्लियर है, क्योंकि हमेशा उसी डेटा की प्रोसेसिंग नहीं होगी ना, डेटा तो बार बार चेंज होता जाएगा। तो यानी कि बफर में कुछ समय के लिए सिर्फ डेटा स्टोर हो रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका IR। IR का फुल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मैंने पहले भी कहा है कि आपको सारे फुल फॉर्म बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। IR मींस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, MBR आपका किसको स्टोर करता है, डेटा को। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या चीज स्टोर होगी, सपोज अगर मेमोरी में आपका मान लीजिए कि हमने आपका A+B दिया, ओके, हमने आपको दिया है A+B, यानी कि A और B का एडिशन होना है। तो ये तो आपका डेटा हो गया, पर ये आपका इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो IR कहाँ पर चला जाएगा, IR में वो आपका डेटा स्टोर होगा जो कि आपका एक तरह से निर्देश है या एक तरह से इंस्ट्रक्शन है। तो यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, आपका ऑपरेशन कोड स्टोर होता है। ऑपरेशन कोड का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपका एडिशन है, ऐड है, ठीक है, हर एक इंस्ट्रक्शन का, हर एक निर्देश का एक ऑपरेशन कोड होता है। सपोज आपका मान लीजिए कि 011 ये है, आपने दिया है रीड इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो रीड का ऑपरेशन कोड हो सकता है कि ये हो, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या स्टोर होगा, आपका जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश है, निर्देश जो है वो ऑपरेशन कोड में स्टोर रहता है। अब
अब उसके बाद बारी आती है ये प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। प्रोग्राम काउंटर आपका एक स्पेशल रजिस्टर होता है। सपोज मान लीजिए कि आपका, जैसे कि हम लोग जब सीपीयू में इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसिंग होती है तो जो भी आपके जो वर्क है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में आपका एग्जीक्यूट होता जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है कि जो जिस भी आपका डेटा की प्रोसेसिंग चल रही होगी वो तो आपका MAR, MBR, IR में हो गया। तो अब क्या है, जो नेक्स्ट डेटा है जिसका अब एग्जीक्यूशन होना है, यानी कि जो प्रोसेस होने वाला जो अगला जो आपका डेटा है वो आपका प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर भी आपका क्या है, वो एक रजिस्टर ही है और उसमें अगले, यानी कि जो नेक्स्ट जो है वो अगले डेटा जिसका प्रोसेसिंग होनी है वो इसमें स्टोर रहता है। इस तरह से बच्चों अभी इसमें और भी आपके बहुत सारे, जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, और मतलब डेटा जो सीपीयू की स्पीड बढ़ाने के लिए इस तरह से आपके विभिन्न प्रकार के आते हैं। जैसे एक्यूमुलेटर है, हम लोगों ने जब सीपीयू की जब वर्किंग पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने एक्यूमुलेटर रजिस्टर पढ़ा था। एक्यूमुलेटर का यूज क्या होता है कि जब आपका मान लीजिए कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन या जो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट या तत्कालीन रिजल्ट, तो वो जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो इस तरह से मुख्य आपके जो रजिस्टर है वो आपको क्लियर हो गए। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड PC इज द प्रोग्राम काउंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।